नमस्कार छात्रों, ये द्वितीय वर्ष पेपर फर्स्ट भारत का इतिहास 1707 से 1884 ईस्वी तक। इसमें अपन अध्ययन करेंगे आज अंग्रेजों की गोद निषेध नीति। ये गोद निषेध नीति जो भारत में किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुई, गोद निषेध नीति मुख्यतः क्या है, इस नीति के तहत भारत के किन किन राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पे यानी कि अपने अधीन किए, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अंग्रेजों की गोद निषेध नीति। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। 1856 ईस्वी तक ये अपने पद पर बना रहा। लॉर्ड डलहौजी वैसे घोर साम्राज्यवादी था। उसने जब भी और जहाँ भी संभव हुआ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि इस 8 वर्ष के शासनकाल में वे साम्राज्य विस्तार की नीति का ही अनुसरण करता रहा। उसको भारतीय देशी राज्यों से कुछ भी सहानुभूति नहीं थी। वे भारतीय राजाओं, वे नवाबों से तो उसको इतनी चिढ़ थी कि वह भारतीय राज्यों के अस्तित्व को ही समाप्त करने का प्रयत्न करता था। डलहौजी के शासनकाल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्मयकारी यानी कि बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई, जिनसे भारतीय राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए 4 प्रकार के साधन अपनाए। युद्ध द्वारा यानी कि किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण करके उसको हड़पना। दूसरा है कर्ज के बदले में अथवा बकाया राशि के नाम पर कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़पना। तीसरा है गोद निषेध नीति अपनाकर, यानी कि जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। एक है जो इसमें चौथा मैंने नहीं लिखा था, कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप के द्वारा भी जैसे रियासतों को हड़पा गया। गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति का अर्थ यह है कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सार्वभौम सत्ता अपने अधीन तथा परतंत्र क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला सकती थी। यानी कि सामान्य नागरिक द्वारा गोद लिया गया पुत्र अपने पिता की व्यक्तिगत संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था। यानी कि भारत का कोई भी सामान्य नागरिक है और उसका किसी के पुत्र नहीं हुआ तो वो अपना गोद ले लेता किसी दूसरे के पुत्र को, तो वो पिता की व्यक्तिगत संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। किंतु इसी प्रकार से किसी शासक द्वारा गोद लिया गया पुत्र राज्य पर शासन करने का अधिकारी नहीं होता था। ये थी गोद निषेध नीति। यानी गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता था। दत्तक पुत्र उसी स्थिति में राज्य का शासक हो सकता था जबकि भारत की सर्वप्रिय सत्ता, जो कि उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सरकार थी यानी ब्रिटिश सरकार थी, उसके उत्तराधिकारियों को स्वीकार नहीं करना। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक गोद लिए गए पुत्र यानी दत्तक पुत्र को मान्यता प्रदान नहीं करते तब तक वे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। लॉर्ड डलहौजी इस नीति के तहत किसी व्यक्ति को गोद लेता है, यानी कोई भी व्यक्ति या शासक किसी दूसरे पुत्र यानी दत्तक पुत्र गोद लेता है तो ब्रिटिश सरकार को उसके उत्तराधिकार को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की पूरी स्वतंत्रता थी। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा के बारे में अधिक उग्र नीति का सहारा लिया। उसने समस्त भारतीय राज्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया। पहले स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में उन देशी राज्यों को रखा गया जो भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना के समय में अस्तित्व में थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उससे पहले ही भारत में जो राज्य थे उनको स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में रखा था, जिन्हें आंतरिक प्रभुसत्ता प्राप्त थी तथा जिनके साथ संधियां करते समय कंपनी ने उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया था। यानी कि सहायक संधियां लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे जो की गई थी, सहायक संधियां को स्वीकार करते हुए उनको स्वतंत्रता दी गई थी। इन राज्यों को गोद लेने का अधिकार है और गवर्नर जनरल इस अधिकार को मान्यता प्रदान करता रहेगा। दूसरे में थे आश्रित राज्य।
इस श्रेणी के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया जो आरंभ से ही किसी न किसी सत्ता के अधीन थे और जो कंपनी के साथ संधि करने के पूर्व मुगल सम्राट अथवा पेशवा को खीराज देते थे। इन राज्यों को गोद लेने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी सरकार की स्वीकृति लेनी होगी, जो इसे अस्वीकार भी कर सकती थी। यानी कि ये जो दूसरी श्रेणी के जो आश्रित राज्य थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने से पहले ही किसी के अधीन थे, जैसे पेशवा के अधीन थे छोटे छोटे राज्य, या मुगल सम्राट के अधीन थे, वो किस गोद लेने से पहले कंपनी सरकार की अनुमति उनको लेना अनिवार्य थी और इसको कंपनी सरकार अस्वीकार भी कर सकती थी। तीसरा है अधीन राज्य। इस श्रेणी के अधीन उन राज्यों को रखा गया जिनका निर्माण ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उसके बाद भारत में जो अलग राज्य बनाए गए थे, जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर भी झालावाड़ रियासत बनाई गई थी, उसी तरह जो रियासतें बड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी अथवा कंपनी की मदद के द्वारा जिन्हें पुनः संगठित किया गया था, इन राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और उनके राज्य कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। यानी कि राजा कोई शासक है, उसके कोई पुत्र नहीं होता है तो उसको गोद लेने का अधिकार इस अधीन राज्यों को नहीं था और ये राज्य जैसे ही उस शासक की मृत्यु होने के बाद सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। डलहौजी का ये जो अपन वर्गीकरण देख रहे थे, इसके अंदर उसने भारतीय राज्यों को स्वतंत्र, आश्रित और अधीन राज्यों में बांटा था। ये बहुत ही एक पेचीदा वर्गीकरण था। किस राज्य को किस श्रेणी में रखा जाए इसका निर्णय गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था। यानी जो किस राज्य में श्रेणी में उस राज्य को रखना चाहता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। ये सारी व्यवस्था भारत के देशी राज्यों को हड़पने की एक बहाना मात्र थी, जिसका सहारा लेकर कंपनी किसी भी राज्य को हड़प सकती थी। गोद निषेध नीति के अंतर्गत जिन राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में सम्मिलित किया गया था उनका अपन विवरण पढ़ते हैं। पहला था सतारा। सतारा पेशवा ही राज्य के पतन के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सतारा का एक छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया था। 1839 में कंपनी सरकार ने प्रताप सिंह को अपदस्थ करके उसके भाई अप्पा साहब को सतारा का शासक बना दिया। 1848 ईस्वी में अप्पा साहब की मृत्यु हो गई। अब 1848 के अंदर ही ये गोद निषेध नीति भी लागू हो गई थी। अब इस अप्पा साहब के कोई पुत्र नहीं था, परंतु अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसने वैकेंट राव नामक लड़के को गोद ले लिया। जब डलहौजी के सामने वैकेंट राव के उत्तराधिकारी को मान्यता देने का मामला रखा गया, डलहौजी ने उसके उत्तराधिकार को अमान्य करते हुए सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद हम देखते हैं जैतपुर और संबलपुर। ये दोनों जो राज्य हैं छोटे छोटे राज्य हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जैतपुर एक छोटा सा राज्य था। इसका कुल क्षेत्रफल 165 वर्ग मील ही था। यहाँ के तत्कालीन शासक ने जब गवर्नर जनरल से गोद लेने के लिए अनुमति प्रदान की जाने की प्रार्थना की तो डलहौजी ने उसे स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और शासक की मृत्यु होने पर जैतपुर को उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। संबलपुर है, ये बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित एक राज्य था, छोटा सा राज्य था। यहाँ के शासक नारायण सिंह के कोई पुत्र नहीं था और न ही उसने किसी बच्चे को गोद लिया था। 1849 में नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी ने स्वयं शासन चलाने की स्वीकृति मांगी, परंतु डलहौजी ने उसके अधिकार को मान्यता नहीं दी और संबलपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। बेघाट यानी बाघाट जो है वो पंजाब की सीमा में, यानी पंजाब जो वर्तमान में राज्य है उसकी सीमा में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था और वहाँ के शासक विजय सिंह की मृत्यु होने पर उसके कोई पुत्र नहीं था, अतः उसे गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया और ये राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उदयपुर, ये उदयपुर मध्य प्रदेश की सीमा में उदयपुर का एक छोटा सा राज्य था। ये अपने मेवाड़ का उदयपुर नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की सीमा में उदयपुर का एक राज्य था। इस राज्य का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मील था। यहाँ के शासक की भी निसंतान मृत्यु होने पर
डलहौजी ने इसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। झांसी के बारे में 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अध्ययन करते हैं। 1853 के अंदर झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। गंगाधर राव ने आनंद राव नामक बच्चे को गोद ले लिया था और झांसी के अंग्रेज रेजिडेंट को बुलाकर उससे अनुरोध भी किया कि वो बच्चे के उत्तराधिकार की स्वीकृति के लिए गवर्नर जनरल को पत्र लिखे, परंतु लॉर्ड डलहौजी तो झांसी को हड़पने के लिए तैयार था। उसने झांसी को एक आश्रित राज्य बतलाया और इस आधार पर उसे झांसी के राजा द्वारा किसी बच्चे को गोद लेने के अधिकार को मान्यता नहीं थी। यानी डलहौजी ने कह दिया कि झांसी जो है वो एक आश्रित राज्य है और आश्रित राज्य को किसी प्रकार के बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं है। फरवरी 1854 में झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अब अपन देखते हैं नागपुर। गोद प्रथा के संबंध में डलहौजी को जिन राज्यों से निपटना पड़ा था, यानी ये स्थिति के तहत हड़पा था, उसमें नागपुर राज्य सबसे अधिक बड़ा और समृद्धशाली था। नागपुर पर अधिकार होने से कंपनी अपने बिखरे हुए क्षेत्र को संगठित कर सकती थी और हैदराबाद से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र को इकाई में संगठित कर सकती थी। 1853 में रघुजी तृतीय, जो कि झांसी के शासक थे, उनकी मृत्यु हुई और रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद यानी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। रघुजी ने नागपुर स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट से किसी बच्चे को गोद लेने के संबंध में गवर्नर जनरल से अनुमति मांगने को कहा था, परंतु रेजिडेंट रघुजी तृतीय की बात को ऐसे ही टाल दिया गया। अभी रहने दो, बाद में ले लिया जाएगा। रघुजी अपने जीवन काल में किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सका और डलहौजी ने किसी अन्य दावेदार के उत्तराधिकार को स्वीकार न करके नागपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। नागपुर एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु डलहौजी ने भी नागपुर को भी एक आश्रित राज्य बताकर उसके पुत्र गोद लेने को मान्यता नहीं दी और नागपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अंग्रेज अपने अधिकृत क्षेत्रों में देशी शासकों की तुलना में अच्छा प्रशासन लागू करने में असफल रहे, जिससे भारत में चारों तरफ असंतोष का वातावरण फैल गया। धन्यवाद छात्रों। तो आज अपन ने गोद निषेध नीति के बारे में और उसके द्वारा हड़पे गए भारतीय राज्यों के बारे में अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।